जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जहांगीर और आज आपका इस सारथी बेंच में आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। आपको पता है कि कल हम 9 बजे सारथी बेंच में मैथ क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो आपका 27 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे। आज 27 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट का ही हम फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास अपने हाथों से ताली बजाई और 6 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है। पहले तो हम बात करेंगे प्रतिध्वनि क्या होती है। प्रतिध्वनि आपकी क्या होती है। प्रतिध्वनि जब आप कोई ध्वनि निकाल लो, जब आप बोल लो तो वह ध्वनि तरंग सामने कोई ऑब्जेक्ट हो उससे टकरा कर वापिस आपको दोबारा सुनाई दे और जो यह ध्वनि दोबारा आपको सुनाई दे, इसे ही प्रतिध्वनि बोलते हैं। क्या हमेशा प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? जी नहीं, हमेशा प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। प्रतिध्वनि केवल तभी उत्पन्न होगी जब बोलने वाले और जिससे ध्वनि परावर्तित होकर आवेगी उनके बीच की डिस्टेंस 17 मीटर से अधिक या 17 मीटर होगी। इसका मतलब अगर श्रोता व्यक्ति यहाँ पे खड़ा, अगर व्यक्ति आपका यहाँ पे खड़ा और ये बोलने लग रहा, इसके और जो आपकी सामने चट्टान है उसके बीच कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ज्यादा कितनी भी हो जाओ लेकिन कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो क्या होगा, जब ये ध्वनि तरंग निकाल लेगा तो ये ध्वनि तरंग यहाँ पे टकरावेगी। तो पहले तो व्यक्ति से लेकर और ध्वनि चट्टान तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी दूर या चट्टान होगी। ठीक है, अब परावर्तित हो गया, इसे दोबारा यह ध्वनि परावर्तित हो गया, दोबारा वापिस लौट के इसे सुनाई देगी। तो इसे यह जो ध्वनि सुनाई देगी इसे ही प्रतिध्वनि बोलती है। प्रतिध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करे। ध्वनि गई और इस चट्टान से परावर्तित हुई, दोबारा सुनाई दी। अब देखो इसने दे दिया कि 6 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दे। इसका मतलब ध्वनि को यहां से लेकर यहां जाने, चट्टान तक जाने और फिर लौट कर वापिस आने में कितना समय लगा? 6 सेकंड लगी। तो टाइम कितना हो गया? 6 सेकंड हो गया। लेकिन उसे जाने में और वापिस लौट कर आने में 6 सेकंड लगी। हमें तो डिस्टेंस एक ही निकालनी, या तो दूरी दूरी डिस्टेंस निकवर कर लीने। तो जाने में कितना समय लगा होगा? जाने में लगा होगा आधा समय। तो जाने में कितना समय लगा होगा? 3 सेकंड। तो ये T1 हो जाएगा और तो T2 हमें कितना हो जाएगा? 6/2 सेकंड। इसका मतलब 3 सेकंड। आपका जो इफेक्टिव रहेगा 3 सेकंड ही रहेगा। अब आपको पता चलेगा, कैपिटल टी लिख लो इसे, कैपिटल टी से स्मॉल टी। तो आपका टी कितना हो गया? समय कितना दे दिया? 3 सेकंड। चाल कितनी है उसकी? ध्वनि की चाल दे रखी इसने कि 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो स्पीड होगी आपकी 340 मीटर प्रति सेकंड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर हो चाल गुना समय, तो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, चाल कितनी? 340 गुना समय 3 सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा 3 छंग 18 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 3 3 और 1 10, 1038 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। पहला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1038 मीटर। तो आपके समझ में आया। अब आप कहोगे दूसरे तरीके से भी हो सके, बिल्कुल हो सके। देखो 6 सेकंड इसे एक बार जाने और वापिस आने में 6 सेकंड लगी, तो हम समय को 6 ही सेकंड ले लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन जो डिस्टेंस आवेगी वह एक बार चट्टान तक ध्वनि गई और एक बार वापिस आई, तो डिस्टेंस 2 बार कवर कर ली हमने। तो जो डिस्टेंस आवेगी उसका हाफ कर लेंगे, वो भी 1038 ही आवेगा आपका। तो आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है अगला? एक कार की गति में 5 सेकंड में
18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक एक समान रूप से त्वरित होती है। कोई कार थी, कितनी स्पीड से चल रही थी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है यू है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताऊंगा, घबराइयो ना, जिसने फिजिक्स ना कर रखा हो, सब करवाने वाला ये सेशन उसके लिए है जिन्होंने फिजिक्स कर रखा या जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा। तो u कितना हो जाएगा? प्रारंभिक वेग हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। वे भी देख सके जिन्होंने 12th में, जिसके पास साइंस था, तो उन्हें बहुत आसान लगेगा ये। अंतिम वेग क्या होगा कि उसने स्पीड अपनी कार की बढ़ा दी और उसका अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इस पूरे प्रक्रम में उसे कितना समय लगा? उसे लगा 5 सेकंड। इसका मतलब आप नॉर्मली देखो, कोई स्पीड 18 की स्पीड था, कोई कार जावे लग रही, आपने स्पीड पे पैर रख दिया तो वो क्या अचानक 72 हो जाएगी? नहीं, 72 होने में उसे थोड़ा बहुत समय लगेगा। समय कितना लगा? 5 सेकंड। आपका त्वरण क्या हो? वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलावे। अब वेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 सेकंड में जितना वेग परिवर्तित हुआ। आपने देखा कि वेग 18 से 72 हो गया, लेकिन इसे 5 सेकंड लगी हमें 1 सेकंड में निकालना। तो कितना परिवर्तित हुआ? v माइनस के u कितना आ जाएगा? 72 माइनस के 18। 12 में तो 8 गए 4, 6 में तो 1 गया 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा वेग बढ़ गया, परिवर्तन हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा का। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यहाँ सेकंड दे रखी, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 54 गुना 5/18, 18 थी 54, तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड आपका परिवर्तन आ गया, वेग परिवर्तन। डेल्टा वी भी लिख सके, डेल्टा वी हो गया। अब वेग परिवर्तन 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, लेकिन ये 5 सेकंड में हो गया। और मैंने अभी बताया कि त्वरण हो जो प्रति सेकंड परिवर्तन हुआ है। जब 5 सेकंड में 15 का परिवर्तन हुआ तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 15/5, तो 3 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो? ये हो आपका त्वरण का मात्रक। तो त्वरण कितना हो जाएगा? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा 3 मीटर प्रति, नहीं पहला नहीं आवे, देखो ध्यान दियो इस बात का। मात्रक पहले का क्या है? 3 मीटर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमारा मीटर सेकंड स्क्वायर नहीं होता, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, या मैं लिख लूँ 3 मीटर सेकंड की घात -2। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें चौथा। ध्यान दियो इस बात का, कहीं इसका पहला आंसर भी लगा के चले जाएंगे, लेकिन ये मीटर सेकंड स्क्वायर है। त्वरण का मात्रक हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो सेकंड हो वह गुना में नहीं होती, भाग में हो। ठीक है, तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोशिश करो करने की। अगर क्वेश्चन आपको उतारने हो तो वीडियो को रोक के तब उतार लिया करो। अगला क्वेश्चन क्या है? सघन माध्यम में प्रवेश, सघन माध्यम में प्रकाश किरण के झुकने को क्या कहा जाता है? आपने अपवर्तन पढ़ा होगा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा और उन दोनों माध्यम का घनत्व अलग अलग हो तो क्या हो? प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जा, अपने मार्ग से या तो वह विलंब की ओर झुक जाएगी या विलंब से दूर हट जाएगी। तो इसने क्या करा? सघन माध्यम कौन सा हो? देखो इस तरह हो, एक विरल माध्यम हो, विरल माध्यम का घनत्व कम रहेगा और सघन माध्यम का घनत्व क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो सघन माध्यम का घनत्व कितना रहेगा? ज्यादा है। आपको एक अभिलंब डाल लिया, यह विलंब डाल लिया, तो प्रकाश किरण अगर ऐसे गुजरी तो वो गुजरनी तो चाहिए थी आपकी बिल्कुल सीधी, लेकिन वो सीधी नहीं गुजरे। जब विरल माध्यम से यानी कम घनत्व वाले माध्यम से प्रकाश अधिक घनत्व वाले माध्यम में जा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो वो इस तरह गुजरेगी।
इसके झुकने की इस घटना को क्या बोलते हैं, या सीधी ना जाकर इस तरह चलेगी, इसके इस झुकने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, अपवर्तन की घटना है। या अब आप बोलोगे कि इसमें और भी ऑप्शंस दे रखे, परावर्तन क्या हो, विक्षेपण क्या हो, विचलन क्या हो। देखो अपवर्तन मैंने बता दिया, आंसर इसका अपवर्तन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अब बात करेंगे परावर्तन क्या हो। देखो कोई भी स्पीड का बात कर रही है, जब फिजिक्स पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक बात को, एक एक फैक्ट को पढ़ते हुए चलेंगे। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा तेजी से है। आपने देखा होगा परावर्तन क्या हो, किसी चीकने माध्यम से प्रकाश किरण का टकरा के वापिस अपने माध्यम में आ जाना, उसी माध्यम में आ जाना, क्या कहलावे, परावर्तन कहलावे। विक्षेपण क्या हो, वर्ण विक्षेपण भी इसे बोलते हैं। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में को होकर गुजरे तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जा, बट जा बहुत सारे रंगों में। आपको बहुत सारे रंग, मुख्यतः 7 रंग दिखाई दे, हो तो बहुत सारे, लेकिन आपको अपनी नग्न आंखों से कितने रंग दिखाई देंगे, 7 रंग। तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में को होकर गुजरने से अपने 7 रंगों में बट जाना, अपने विभिन्न रंगों में बट जाना, क्या कहलावा है, वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण कहलाता है। विचलन कोई नहीं होता, विचलन हो अपने यहाँ रास्ता भटक जाना, तो विचलन की कोई घटना वास्तव में होती नहीं, तो इसका कोई रोल इसमें है ही नहीं। अगला को चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, जब कोई स्थिर बल 3 सेकंड तक 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है, बल है 3 सेकंड तक, समय कितना है 3 सेकंड, 30 सेकंड तक 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर काम करता है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8 किलोग्राम। इसका मतलब 8 किलोग्राम की कोई वस्तु थी, 8 किलोग्राम की कोई वस्तु थी, इसका कितना हो जाएगा 8 किलोग्राम की कोई ये वस्तु थी, कार्य करता है। तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है। या कितनी स्पीड आगे जावे लग रही थी, 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। अब हमने क्या काम करा, दूसरी कंडीशन में देखो, इसी वस्तु पर हमने एक बल लगा दिया और बल लगाने पर 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गति करे लगी। जाहिर सी बात है, बल क्या हो, बल वो कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। अब स्थिति परिवर्तित कैसे करेगा, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो उस वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए सक्षम हो, या कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसे स्थिति की अवस्था में रोकने के लिए सक्षम हो, बल, ठीक है। या फिर किसी वस्तु की स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए कौन सक्षम हो, बल सक्षम हो, वह कारक जो किसी वस्तु की स्थिति का परिवर्तन करेगा, जो उसकी वर्तमान में स्थिति है उसे बदलने की कोशिश करेगा या वास्तव में बदलेगा। अब देखो इसकी स्थिति क्या थी, या 4 मीटर प्रति सेकंड तक दौड़ रही थी, अब इस पे एक बल लगा दिया, और बल कितना लगाया आपने 8 किलोग्राम का, ये था ही द्रव्यमान इसका 8 किलोग्राम है, बल लगा दिया इसने। चौथा क्वेश्चन था ना, लागू बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको बल बताना कितना हो गया। अब आपने देखा वेग कितना था, प्रारंभिक वेग कितना था 4 मीटर प्रति सेकंड, u की वैल्यू आ गई। अंतिम वेग v कितना था, v हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग पकड़ने के लिए बल कितनी देर तक लगाना पड़ा, 3 सेकंड तक। अब आप समझिए वेग में परिवर्तन हो रहा और 4 तक 6 होने में कितना समय लगा, 3 सेकंड। यहाँ से आप त्वरण निकाल दो, देखो 4 तक 6 हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड वेग परिवर्तित होगा, लेकिन 2 मीटर प्रति सेकंड परिवर्तित होने में उसे 3 सेकंड लगी, तो वेग परिवर्तन कितना हो गया 2 मीटर, लेकिन 3 सेकंड लगी। त्वरण क्या हो, जो 1 सेकंड में हो, तो त्वरण क्या हो, डेल्टा v अपॉन टी। तो डेल्टा v कितना 4 था, 6 हो गया, 2 का अंतर आया, टी कितना है 3 सेकंड, तो 2/3
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण आ गया। और आपको पता बल कितना हो, F बराबर हो m में। पूरा पढ़ाऊंगा फिलहाल, आप देखते चले जो। जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, योद्धा बेंच में फिजिक्स स्टार्ट कर दिया, मात्रक पढ़ा भी दिया उसमें, तो आप जाके अभी नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी योद्धा बेंच साइंस देखो, और एक योद्धा बेंच मैथ भी है, उसे भी देखना। वो सुबह 9 बजे आवे मैथ वाला, और साइंस वाला आपका शाम को 3 बजे आया करे। तो उसमें मात्रक चल गया, सारी चीज पढ़ेंगे। बल क्या हो, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान हमारा कितना था, 8 किलोग्राम। त्वरण हमारा कितना है, 2/3 मीटर प्रति सेकंड। तो एफ कितना हो जाएगा, 8 गुना 2/3 मीटर प्रति वो न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रा कितना हो, न्यूटन। तो 16/3 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 5.33 न्यूटन आ जाएगा। भाई 16/3 कितना हो, 16/3 कितना हो जाएगा, 5.33। ये आपका क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा 5.33 न्यूटन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 5वां आपका क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो। बोल दिए यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को 10 मीटर दूर ले जाता है। क्या करा, अभी बताया मैंने कि बल क्या हो, वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए सक्षम हो, वो कारक जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर सके, करने का प्रयत्न कर रहे, या गतिशील वस्तु को रोक भी सके, रुकी वस्तु को गति में भी ला सके, या गतिशील वस्तु का वेग बढ़ा या घटा सके। ठीक है, अब इसने क्या करा, एक व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 50 न्यूटन का बल लगाया किस पे, ट्रॉली पे। ट्रॉली का तो आपको पता होगा, जिसमें ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के गांडे भर के ले जो, वही वाली ट्रॉली है, को 10 मीटर दूर ले जाता है। तो किया गया कार्य बताइए। देखो बल बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एफ कितना दे दिया, एफ दे दिया आपको 50 न्यूटन का बल लगाया, और विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ 10 मीटर दूर ले जाता है, यानी कि कितनी दूरी तय करी उसने, ट्रॉली ने, विस्थापन एस हो गया 10 मीटर। कार्य पूछा, कार्य क्या हो, कार्य हो बल गुणा विस्थापन, यानी कि बल उनने लगाया और वस्तु कितनी विस्थापित हुई। जाहिर सी बात है, अगर कम बल लगाओगे तो कम विस्थापित होगी, कम कार्य होगा। अगर ज्यादा बल लगाओगे तो ज्यादा विस्थापित होगी, वस्तु की स्थिति ज्यादा परिवर्तित होगी, तो ज्यादा कार्य होगा। तो कार्य क्या हो, कार्य का फॉर्मूला आपका हो बल गुणा विस्थापन, एफ गुणा एस। तो एफ कितना था 10, वो 50, और एस कितना था 10, तो आपका कितना हो जाएगा 500 जूल। आपका आंसर कितना आ जाएगा 500 जूल। आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा 500 जूल। पहला ऑप्शन 0.2 जूल है, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 5 जूल है, नहीं होगा। तीसरा 20 जूल है, और चौथा आपका 500 जूल है। आपको केवल जो सही है उस पर ध्यान देना, 500 जूल आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, छठा क्वेश्चन। बेजा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा हटके भी क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इतना डीप बहुत कम एग्जामिनर पूछे है। बहुत सी किताब में तो इसके बारे में जिक्र भी नहीं पावे। उसने क्या पूछ लिया कि आंखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने के लिए कौन जिम्मेदार हो। आपको एक बात का अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, हमारी आंख का जो लेंस हो उसकी में एक पावर हो, एक क्षमता हो, या हमारे अंदर मान लो एक शक्ति हो कि हम अपने आंख के लेंस को परिवर्तित कर सके। हम खुद नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक हो जा। ठीक है, तो दो तरह की प्रक्रिया हो शरीर में, ऐच्छिक अनैच्छिक। तो ऐच्छिक वे हो जैसे मैं हाथ हिला रहा अपना, अपनी इच्छा से हिला रहा। एक हो अनैच्छिक प्रक्रिया है, अनैच्छिक क्रिया जो स्वयं हो जा, जब जरूरत पड़ा वो खुद ही हो जा। जैसे दिल का धड़कना खुद धड़कता रहे, ब्लड को पंप करता रहे खुद, रक्त को, आप उसे रोक थोड़ी दोगे, नहीं रोक सकते, क्योंकि वह अनैच्छिक क्रिया है। तो इसी तरह एक अनैच्छिक क्रिया आपकी आंख में भी हो गया, फोकस दूरी खुद पे खुद परिवर्तित हो जा। अब ये परिवर्तित कैसे हुए, देखो, जब भी आप किसी
बहुत निकट वस्तु को देख रहे हैं, जैसे मैं दूर देख रहा कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस कागज को ऐसे निकटता देखूंगा तो मेरे जो अंक होगा लेंस है उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इस फोकस दूरी को परिवर्तित करने का काम कौन करे ये आपसे पूछ लिया, और आपको ऑप्शंस दे रखे लेंस नहीं, लेंस केवल वस्तु को देखो हमें वस्तु कैसे दिखाई दे, प्रकाश वस्तु से टकराया और टकराने के बाद प्रकाश हमारी आंख में गया, तो लेंस केवल प्रकाश को आंखों के अंदर पहुंचाने का काम करे, पारदर्शी माध्यम हो जो प्रकाश को, लाइट को आंखों के अंदर पहुंचाएगा। अब जो ये प्रकाश कहाँ पे टकरावेगा, रेटिना पे टकरावेगा, और रेटिना क्या हो, रेटिना जब रेटिना पे टकरावेगा तो रेटिना एक इसका सिग्नल बनावेगी और वो सिग्नल हमारे माइंड को देगी। तो लेंस का क्या काम हो गया, प्रकाश को आंख के अंदर तक पहुंचाना जो वस्तु से टकरा का आया। रेटिना का काम क्या होगा कि जो प्रकाश रेटिना पे जाके टकराया, जो उसने रेटिना पे छवि बनाई, वह छवि मस्तिष्क तक पहुंचाने का, सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, उस जो प्रकाश को रेटिना ने सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर दिया और वो सिग्नल हमारे मस्तिष्क को भेज दिया, हमें वस्तु चमक जाएगी। तो ना तो इसमें रेटिना का रोल है ना इसमें लेंस का रोल है फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए। तो फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए किसका रोल है, ये है सिलियरी। क्या हो, आपका है ये सिलियरी। सिलियरी क्या हो, आपके अंदर सेल्स हो, कैसे सेल्स हो, गोलाकार सेल हो आंख के अंदर। ठीक, आंख के अंदर कैसा सेल हो, गोलाकार, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सेल से मिलकर बन रहा, कोशिका से मिलकर बन रहा, तो आपके अंदर सिलियरी कोशिका पाई जा। ये क्या काम करे, ये काम करे जलीय द्रव को बनाने का। क्या काम करेगी, जलीय द्रव को बनाती है। हमारी आंख में जो आंसू निकला है वो भी जलीय द्रव का ही एक भाग हो, नमकीन स्वाद हो उसका, जो आंखों के अंदर जलीय द्रव हो, जो हमारी रक्षा करे, धूल मिट्टी के कणों से भी आंखों की रक्षा करे और प्रकाश लाइट को भी समायोजित करने में थोड़ी कुछ हद तक हेल्प करे। अब आप ये मत कहियो कि उसमें जो आपकी पुतली हो, आइरिस हो, वे वो अलग बात है, पूरी बात जब पढ़ेंगे कहीं ना कहीं वो धूल मिट्टी के कणों को भी वो हमारी आंखों को बचावा, जो लाइट हो, लाइट के भी कुछ भाग को हमारी आंखों से हानि पहुंचाने से हमारी आंखों को बचावा है। तो और जलीय द्रव के कारण ही हर लेंस में जो वो होता है लचीलापन हो, जलीय द्रव का ही मिलकर लेंस बना रहा है हमारा, जो जलीय द्रव हो उन्हीं से मिलकर लेंस बना रहा है, और ये थोड़ा लचीला हो, ठोस नहीं होता कांच की तरह का। तो ये अपनी फोकस दूरी समायोजित कर सका है, किसके कारण, सिलियरी के कारण। सिलियरी उस लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए सहायक हो। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7वां क्वेश्चन। किसी कार्य को करने की क्षमता रखने वाली वस्तु के पास, फिर दे दिया आपको रिक्त स्थान है, ऐसा कहा जाता है। देखो आपको ऑप्शन दे दिया जड़त्व, बल, दाब और ऊर्जा। किस ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, और वही तो पूछ रखा हमारे से। किसी कार्य को करने की क्षमता रखने वाली वस्तु के पास ऊर्जा होती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा रखी, सीधा सीधा इसका आंसर ये हो जाएगा कि कार्य करने की जो क्षमता हो उसे ऊर्जा बोल रहे हैं। अगर किसी वस्तु के अंदर कार्य करने की क्षमता है तो हम कह सके वस्तु के अंदर ऊर्जा है। तो इसका ऑप्शन कितना क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन का ऊर्जा हो जाएगा। अब आप कहोगे ठीक है आंसर तो हमें पता चल गया, ऊर्जा हो जाएगा, लेकिन जो आपको और ऑप्शंस दे रखे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। क्या हो, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की आपकी क्षमता को ही ऊर्जा बोल रहे हैं। अब कार्य करने की क्षमता, इसका मतलब एक तरह है कार्य ही हो ऊर्जा भी। तो जब कार्य का मात्रक जूल हो तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और कैसी राशि है या अदिश राशि है, यानी कि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। अब आप कहोगे जड़त्व क्या हो, बल क्या हो, दबाव क्या हो।
आपने बल पढ़ लिया, वह कारक जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर सके, ठीक है। और पूरी तरीके से फिजिक्स कहाँ पढ़ेंगे हम, पूरी तरीके से हम फिजिक्स पढ़ेंगे योद्धा बेंच में, जो आपको डेली 3 बजे शाम को क्लास चल रही है उसकी, फिलहाल उसमें मात्रक चल रहा, तो जाओ नीचे प्लेलिस्ट है उसे देखो आप। तो बल का आपको पता चल गया। दबाव क्या हो, दबाव बल से ही उत्पन्न हुआ है। दबाव हो बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। मैंने इस पर बल लगाया, मैंने इस पर बल लगाया, तो ये तो बल हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे जो बल लगा, मैंने इस पे ये बल लगा कि इस पर गुट मारा और बल लगा, तो ये तो पूरे पे लगा। इस बल का हम 1 मीटर स्क्वायर पे कितना प्रभाव पड़ा उसे ही दाब बोल देंगे। तो इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को ही दाब कहा जाता है। दाब क्या हो गया, इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब बराबर हो जा बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या हो, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा दाब का, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल भी बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा, पास्कल। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल भी हो जाएगा। समझ गए। तो दाब को आप समझ गए, इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगा है उसे दाब बोल रहे हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। कैसे हम मात्रक निकाल रहे हैं, सारी बात पर क्लास में चर्चा करेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। दबाव हो गया। अब जड़त्व क्या है, जड़त्व वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करे। यानी कि अगर वस्तु गति की अवस्था में है तो वह चाहेगी कि मैं परमानेंट गति की अवस्था में ही रहूं। अगर वह स्थिति की अवस्था में है तो वह चाहेगी कि मैं स्थिति की अवस्था में ही रहूं, मेरे में कोई परिवर्तन ना करे, मैं जहां पड़ा वहीं पड़ा रहने दो, मुझे छेड़ो ना। इसका मतलब यह है वस्तु जहां पड़ी उसे वहीं पड़ी रहने दो, उसे छेड़ो ना। अगर उसे छेड़ोगे तो वह बिरटेगी, उसका विरोध करेगी। तो वो बिरटना ही क्या हो, जड़त्व हो। समझ गए कि देखो यह है आपकी बोतल है, तो यह स्थिति की अवस्था में है। अगर मैं इस पर दाब लगाऊंगा तो यह गिरे नहीं, हल्का सा बल लगाऊंगा नहीं गिर रही। इसका मतलब यह जड़त्व की फॉर्म में है। अगर मैं इस पर बल लगा कर इसका स्थिति परिवर्तित कर रहा तो यह इसका विरोध कर रही, परिवर्तित नहीं हो रही। अगर बल की मात्रा में बढ़ाऊंगा तो यह गिर जाएगी। इसका मतलब जड़त्व क्या है, अपना स्थिति परिवर्तन का विरोध करेगा। अगर विरोध ना करता तो मैं एक फूंक मारता तो या तुरंत उड़ जाती, क्योंकि इसमें जड़त्व का गुण नहीं था। लेकिन अब इसमें जड़त्व का गुण है तो मैं फूंक मार रहा, दबाव तो इस पर तब भी पड़ रहा, तो इसका मतलब यह हल नहीं रही, क्योंकि यह अपनी जड़त्व की स्थिति में है और यह अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करना चाह रही। तो वस्तु का वो गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है जड़त्व कहलाती है। आपने देखा होगा बाइक पर बैठे और वह बाइक चले लग रही है, तो आपका जो निचला शरीर है, जो आपकी तशरीफ बाइक पर रखी, तो वह उसमें गति की फॉर्म में है, गति में चल रही, वह अचानक ब्रेक लगा दिया तो क्या हुआ, जो आपकी तशरीफ रखी थी वह भी बाइक के साथ रुक गई। लेकिन आपका ऊपरला शरीर था उसे पता नहीं चला, वो अब भी गति की अवस्था में ही है। तो आपको क्या है, आगे को ब्रेक लगते ही आप अगली तरफ को झुकोगे। समझ गए। तो ये किसके कारण हुआ, जड़त्व के कारण। आप अगर कंबल को झाड़ोगे तो उसमें से धूल मिट्टी के कण अलग हो जाओ, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कंबल में तो गति आ जा, लेकिन जो धूल मिट्टी के कण हो वे वहीं के वहीं रहना चाहे, जड़त्व में ही रहना चाहे। और जब हमने कंबल को ऐसे छिड़क दिया तो जहां वे थे कण वे तो वहीं रहेंगे, लेकिन कंबल अपनी स्थिति परिवर्तित कर गया तो उनके जड़त्व के कारण धूल मिट्टी के कण अलग हो गए। बहुत अच्छे तरीके से जड़त्व पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लो स्थिति परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण वस्तु में हो सही जड़त्व बोल रहे हैं। अगले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है। नॉर्मली तो परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रोम में मापा जा, और एक एंगस्ट्रोम है 10⁻⁻⁻मीटर।
10 की घात माइनस के 10 मीटर बहुत छोटा पीस हो, ठीक है। 10 के पीछे 10 जीरो लगा दो, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 मीटर को अगर इसका भाग दे दिया जाए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 10 अरब तक अगर 1 मीटर को भाग दे दिया जाए, जो जो छोटा सा पीस प्राप्त होगा ना, उसे एंगस्ट्रोम बोल रहे हैं। तो एक एंगस्ट्रोम बहुत छोटी लंबाई है, लंबाई का मात्रक ही हो, बहुत सूक्ष्म लंबाई है जो हमारी आंखों से तो दिखाई बिल्कुल नहीं दे। तो एंगस्ट्रोम में मापते हैं। एक एंगस्ट्रोम बराबर कितना हो? एक एंगस्ट्रोम बराबर कितना हो? 10 की घात माइनस के 10 मीटर, समझ गए। लेकिन एंगस्ट्रोम आपके ऑप्शंस में दे नहीं रखा, आपके उस ऑप्शंस में दे रखा माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो जो सबसे छोटा होगा हम वो ले लेंगे। माइक्रोमीटर तो 10 की पावर माइनस के 6 हो। एक माइक्रोमीटर कितना हो? 10 की घात माइनस के 6 मीटर हो। जितनी घात माइनस में बढ़ी उतना ही वो छोटा होगा, पता है इस बात का? तो तुम्हें माइक्रोमीटर नहीं होगा तो और क्या होगा? नैनोमीटर। देखो नैनोमीटर कितना हो? नैनोमीटर आपका नैनोमीटर हो 10 की घात माइनस के 9 मीटर, ठीक है। अब और ऑप्शंस भी दे रखा, मिलीमीटर, मिलीमीटर हो 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर लिख लिया जैसा ही। 1 मिलीमीटर कितना हो? मिलीमीटर हो आपका 10 की घात माइनस के 3 मीटर। और अगला ऑप्शन है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आपका हो 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अब आप देखो कि सेंटीमीटर ये भी बढ़िया है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो सबसे छोटा क्या है? 1 नैनोमीटर। एंगस्ट्रोम देते हम एंगस्ट्रोम लगाते, लेकिन एंगस्ट्रोम नहीं दे रखा था तो हम क्या लेंगे? 1 नैनोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब तक मैं इंक डाल लूँ मार्कर में, कोशिश करो इसे सर करने की, क्या इसका आंसर हो जाएगा। और पढ़ लिया करो, बेकार में मेरा गला ना सुखा करो कि मैं चिल्ला रहा चीख रहा और आप होके पढ़ ही नहीं रहे। ये सब आपके लिए है। मैं आराम से बैठ के जितनी बार आपको पढ़ाऊँ इतनी बार मैं बहुत कुछ सीख लूँ, बहुत चीज़ पढ़ लूँ, लेकिन आपके लिए तो पढ़ा रहा मैं। तो जितना थोड़ा सहयोग करो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। कुछ महीनों से बाद अब कोविड के ख़त्म होते हैं एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो जितनी मेहनत आप करोगे मैं आपसे दुगनी मेहनत करूँगा। जितना हो सके सेशन को शेयर करो, अपने भाई बंधुओं सगे संबंधियों को जोड़ो, जिसे आप चाहोगे नौकरी लग जा उसकी। बहुत बढ़िया तरीके से फिजिक्स और मैथ को करने वाले हैं। अगर आपका साथ रहा तो नई नई फैकल्टी भी हम लेकर आवेंगे, लेकिन थोड़ा साथ तो दो, चैनल को थोड़ा ग्रोथ तो कराओ। तो अगर बिना सब्सक्राइब करे देखो लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बताइए। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, देखो ऊर्जा कई तरह की हो, स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, दाब ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी, वैद्युत ऊर्जा होगी। तो अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा दो तरह की होगी, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता हो स्थितिज ऊर्जा हो, वस्तु की गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता हो गतिज ऊर्जा हो। स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कैसी रहेगी? जैसे जलाशय हो गया, बांध हो गया, बांध में बहुत सारा जल है लेकिन उसमें एनर्जी है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर हम थोड़ा भी बांध को खोल दिया जा तो वो एकदम स्थितिज ऊर्जा कहीं में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो एनर्जी को स्टोर किए हुए है, उसकी स्थिति के कारण जो उसके अंदर एनर्जी है उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब बता दिया 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। यह आपकी क्या होगी? जमीन होगी। जमीन से कितने ऊंचाई पे है? एच बोल रहा ऊंचाई को, कितने ऊंचाई पे है? 8 मीटर की ऊंचाई पे है।
और 20 किलोग्राम द्रव्यमान है, 20 किलोग्राम की यह वस्तु होगी, 8 मीटर की ऊंचाई पे यार इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है 20 किलोग्राम। तो आपको दे दिया m तो दे दिया 20 किलोग्राम, h दे दिया 8 मीटर, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा क्या हो, स्थितिज ऊर्जा P बराबर हो mgh। कितनी mgh, m आपका दे दिया 20, g कितना हो, g 9.8 मीटर हो, 9.8 हो, लेकिन ठीक है mgh तो 20 द्रव्यमान हो गया 8 मीटर, तो 9.8 ये हो जाएगी, और लंबा ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, तो कितना हो जाएगा 98 दूनी 2 8 16 का 6 का हासिल लगा 1 2 9 18 1 19 196 गुना 8 कितना हो जाएगा 8 6 48 हासिल लगे 4 8 9 72 4 76 हासिल लगे 7 8 एकम 8 7 15, तो 1568 आपका क्या आ जाएगा, आपने निकाल ली स्थितिज ऊर्जा। और मैंने बता ऊर्जा और कार्य का मात्रक एक ही हो तो 1568 जूल आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन आपका कौन सा है, 1568 जूल पहला ही ऑप्शन है, 1568 जूल आपका क्वेश्चन 9वां भी हो गया। अब 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, 10वां क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन उतारते भी रही हो आप, वीडियो को रोक के क्वेश्चन उतार लिया करो। अब मैं रुकूंगा तो और जो बंदे हैं जो होशियार भी है जिसे सब पता वे उतार नहीं रहे, ना उन्हें जरूरत, वे केवल प्रैक्टिस के लिए देख रहे तो वे बोर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को रोक के इसे उतार लिया करो। अगला आपका क्वेश्चन है 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, m दे दिया आपका, द्रव्यमान दे दिया 10 किलोग्राम, 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो इसका वेग दे दिया, वेलोसिटी दे दी 2 मीटर प्रति सेकंड, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पूछ ली। अभी बता कि यांत्रिक ऊर्जा दो तरह की हो, एक स्थितिज ऊर्जा एक गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है वो स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु के गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा बोल लेंगे। अब देखो द्रव्यमान दे दिया, m दे दिया हमें 10 किलोग्राम, बहुत बढ़िया। 2 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी दे दी, 2 मीटर प्रति सेकंड। देखो मूल मात्रक, मात्रक आपका चलने वाला आज क्लास हुई मात्रक की, तो जाकर देखो मूल मात्रक क्या हो, व्युत्पन्न मात्रक क्या हो, तो आपको सारी चीज दिखाई देगी वे, तो उन्हें देखो आप पता चल जाएगा। मीटर सेकंड क्यों लिया ऐसा, किलोमीटर सेकंड क्यों नहीं लिया, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, वो सब बात आपने सीख रखी। नहीं सीखी तो क्लास अभी ज्वाइन कर लो, रेगुलर फिजिक्स की क्लास ले वो लोगो। आपका योद्धा बैच चल रहा डेली शाम को 3 बजे। अब देखो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv² आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। आपको m भी है v भी है, तो इसका मतलब 1/2 यानी करता दिख रहा होगा यहाँ, 1/2 गुना m कितना 10 किलोग्राम, v कितना, v का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 तक काटेंगे 5, तो 5 चौक 20, 20 क्या आ गया जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल हो, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 20 जूल। कितना 20 जूल। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखो 20 जूल हो जाएगा आपका लास्ट क्वेश्चन है। छोड़ा तो नहीं कोई क्वेश्चन हमने, मुझे लग रहा शायद कोई क्वेश्चन छूट गया हो, नहीं कोई नहीं छोड़ा क्वेश्चन। अगला देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होता है। कई बार एग्जाम में पूछ रखा, रेलवे का तो ये फेवरेट है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ALP का हो या फिर आपकी जो रेलवे पुलिस का हो या NTPC का हो या फिर आपका में जो क्लर्क C ग्रुप NTPC में आ जाए उनका हो या फिर आपका ग्रुप D का हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर बने, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा क्या हो,
आप जो विद्युत ऊर्जा खर्च करो ना घर में, तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर हो। क्या बोला? 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर हो। समझ गए? 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट। अगर आपने 5 यूनिट खर्च करी ना आवे ना कि 6 रुपये यूनिट सरकार को हम बिल भर रहे, इसका मतलब यूनिट क्या है? 1 किलोवाट घंटा आपने खर्च कर दी ऊर्जा। ठीक है। और ऊर्जा को हम जब 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? सबसे पहले तो किलो वाट घंटा किसका मात्रक है? KWH। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा है ऊर्जा का मात्रक। तो अब आप कहोगे जब ऊर्जा का मात्रक है और सर जी आपने बताया कि ऊर्जा का मात्रक जूल भी हो, तो इसे हम जूल में परिवर्तित कर सके? हाँ भाई बिल्कुल कर सके। और वही आपसे पूछा कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल हो। अब देखो किलो, आप कभी चीनी लेने गए होगे या कोई वस्तु लेने गए होगे, आलू लेने गए होगे, बेसन सूजी कुछ लेने गए होगे, तो क्या रहे? किलोग्राम में लाओ। अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो, आप कहोगे 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो, आप कहोगे 1000 मीटर। आप एक बात देख रहे, किलो की को हटा का हजार करते हैं, इसका मतलब 1 किलो बराबर होता है, किलो किसके बराबर होता है? किलो होता है 10 की घात 3 के। ठीक है, यानी कि 10 की घात 3 को मैं 1000 भी लिख सकूं। इसमें लिख दिया किलोवाट, तो मैं 1 किलोवाट को 1000 वाट भी तो लिख सकूं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बता दूंगा क्या है इसका आंसर, लेकिन फायदा नहीं, आपको निकालना आना चाहिए। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो में 1000 हो, तो 1000 वाट भी तो लिख सकूं मैं, 1000 वाट घंटा। ठीक है जी, 1000 वाट घंटा लिख दिया। अब वाट क्या हो? वाट हो आपका कार्य, वाट हो आपका जूल बटे सेकंड। ठीक है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति का मात्रक हो वाट। वाट क्या हो? शक्ति का मात्रक। लिख लो यहां, वाट क्या होता है? शक्ति का मात्रक। ठीक है, और शक्ति क्या हो? कार्य करने की दर। शक्ति का हो कार्य बटे समय। अब आपने बोला कार्य बटे समय, जिसका मात्रक आपने बता दिया वाट। हाँ बिल्कुल बता दिया। इसका दूसरा भी तो मात्रक हो सके। हाँ बेटा बिल्कुल हो सके दूसरा भी मात्रक। कार्य का मात्रक कितना हो जाएगा? जूल। और समय का मात्रक कितना हो जाएगा? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड भी इसका मात्रक हो जाएगा। इसका मतलब वाट को मैं जूल प्रति सेकंड लिख सकूं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सको, क्योंकि वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और शक्ति क्या हो? कार्य बटे समय को ही शक्ति बोल रहे हैं, तो जूल प्रति सेकंड को ही शक्ति बोल रहे हैं, और जूल प्रति सेकंड को ही हम वाट बोल रहे हैं। तो वाट की जगह हम क्या लिख लेंगे? जूल प्रति सेकंड। वाट की जगह हम क्या लिख लेंगे? जूल प्रति सेकंड। तो 1000 जूल लिख लिया बटे सेकंड। अब देखो आपको केवल जूल बताना, लेकिन यहाँ तो सेकंड भी आ रही है। अब सेकंड हटाना पड़ेगा, और यहाँ आपको घंटा दिखाई दे रहा है। 1 घंटे में कितने हो? 3600 सेकंड। तो जो ये 1 घंटा था, इसे मैं 3600 सेकंड भी तो लिख सकूं। आप कहोगे बिल्कुल लिख सके। सेकंड था आपका, सेकंड कट गया, तो आपका क्या बचा? 1000 गुणा 3600 जूल बच गया। तो मैं लिख लूंगा 3600 गुणा 1000 जूल। और इसको मैं कितना लिख सकूं? 3.6 1 2 3 4 5 6 गुणा 10 की घात 6। इसे 10 की पावर में लिख लिया। 3 पावर यंता मिल जाएगी, 3 पावर यंता मिल जाएगी, तो 10 की घात 3 हो जाएगी। 3.6 गुणा 10 की घात 6 क्या आ जाएगा? जूल। तो 1 किलोवाट घंटा कितने? 1 किलो वाट घंटा आपके कितने के बराबर हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा आपका हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। हमेशा याद कर लियो, लेकिन हम इसे कोशिश करा करो कि खुद सोल्व करें। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो आपके समझ में आया होगा। ये 10-12 क्वेश्चन थे आपके, जो आपको 27 सितंबर में ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिले थे। अब देख लो 10 क्वेश्चन तो आपके फिजिक्स के ही थे, 10-5 क्वेश्चन उसके केमिस्ट्री के भी आवे, 10-5 क्वेश्चन आपके कहीं के आवे, बायोलॉजी के भी आवे। तो कुल मिला के 60 नंबर का तो आपका आवेगा
रेलवे ग्रुप डी में मैथ और रीजनिंग। बचे 40 नंबर। 40 नंबर में सभी आपका 40 नंबर में तभी आपका 10 नंबर तो फिजिक्स का आ गया। बचे कितने? 30 नंबर। ठीक, 25 नंबर का तो आपका मैथ आवे, 30 का आपकी रीजनिंग आवे, या ऐसा हुआ 30 का मैथ आ जा 25 की रीजनिंग आवे, ऐसा शायद रहे 55 या 60 के आसपास रहे सिलेबस, एक बार चेक कर लियो। और 40 नंबर की आपकी जीएस रहे, 40 से 45 नंबर के बीच। अब आपको क्या करना, 40 नंबर में तभी 25 से 30 नंबर का आपका साइंस आवे, 25 से 30 नंबर का आवे आपका साइंस। 10 नंबर का तो आपका फिजिक्स ही देखने को मिल गया, तो 15-20 नंबर आपके कहीं में से आ जा, 15 या 20 नंबर आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से आवे। समझे? तो जितना हो सके साइंस को पढ़ो अगर रेलवे का एग्जाम क्लियर करना, और जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर के साथ। देखो हमारा भी गला सूख जा आपको पढ़ाते हुए, तो जितना हो सके शेयर करो, थोड़ा अपना साथ दो। आप ही के लिए मेहनत चल रही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस चल रही। जितना हो सकेगा और सुधार किया जाएगा, जो लाइटिंग वगैरह का थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही वह भी सुधार की जाएगी। आप एक बार साथ तो दो, चैनल को थोड़ा बढ़ाओ तो जितना हो सके शेयर करो अपने यार दोस्तों में, सगे संबंधियों में, रिश्तेदारी में, लोगों को बताओ कि एक नया चैनल आ जिस पे मैथ और साइंस बिल्कुल फ्री में चल रहा, और लेवल शुरुआत तक लेकर चल रही है और एडवांस लेवल तक करने वाले हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले। आपको रेलवे ग्रुप डी में इसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ, जितना हो सके शेयर करो। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।